नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल RRGK में। मैं हूं जीत सिंह। देखिए, पिछला कल हम लोग अभी हम लोग का मौर्य वंश का सेशन चल रहा है और मौर्य वंश में हम लोग काफ़ी कल 2-3 क्लास से कर चुके हैं। यानी मौर्य वंश का पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है। तो जो दोस्त नहीं देखे पार्ट 1 पार्ट 2 भाग 1 भाग 2 देख लीजिए, क्योंकि भाग 1 में मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता दिया हूँ, भाग 2 में बिंदुसार के बारे में, और आज है भाग 3। इसमें पूर्ण रूप से सम्राट अशोक के बारे में जानेंगे। यानी मौर्य वंश हमारा टॉपिक रहा। मौर्य वंश के अंतर्गत अशोक के बारे में, जो अशोक के जो शासन काल में क्या क्या हुआ, अशोक से संबंधित जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूरी को हम लोग कवर करेंगे आज। तो देखिए, एग्जाम के दृष्टि से ये जो अशोक से जो चैप्टर है ये बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, बहुत फेमस टॉपिक है ये, बराबर इससे क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और इस टॉपिक से आने वाले क्वेश्चन ऐसा पढ़ेंगे कि न छूट पाए आपसे कोई भी एग्जाम में। तो देखिए, ऑलरेडी मैं कुछ चार्ट बना दिया हूं, इसलिए बना दिया हूं ताकि आपका टाइम का बचत हो। नहीं तो मैं आपको बताता फिर लिखता, बताता फिर लिखता, तो डबल टाइम लगता। तो आपका टाइम का बचत हो, आपका कम समय में कम समय में और अच्छा आप काम करें और आपका टाइम का सही हो, इसके लिए मैं पहले चार्ट लिख दिया हूं। इसके बाद मैं आपको पूरी बात समझा दूंगा। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग चलते अपना टॉपिक की तरफ। दोस्त, मैंने कल क्या बताया था कि बिंदुसार थे, तो बिंदुसार अपने अंतिम समय में पूरा शासन चल रहा था भारत का अंतर्गत मौर्य वंश। बिंदुसार जब अंतिम समय में अपना मरने के टाइम से कुछ पहले अवंती का गवर्नर नियुक्ति किए थे, किसको? सम्राट अशोक को। और बहुत ही अच्छा काम किए थे, इसलिए सम्राट अशोक को शासक बना देते हैं वहां के। तो क्वेश्चन क्या है कि अशोक राजा बनने से पहले कहाँ गवर्नर था? तो अवंती का। देखिए, अशोक राजा बनने से पहले कहाँ अवंती का राज्यपाल था या गवर्नर था, बात सेम है। दोस्त, अशोक के हम शासन काल की बात करें तो मिलता है 269 से लेकर 232। लेकिन आपको एक कंफ्यूजन होगा, कहीं कहीं 269 नहीं 273 मिलता है। तो 273 और 269 आपको कौन सा है? दोनों सही है दोस्त। कल मैं पूरा इसको मैं एनालिसिस कर दिया हूं। 273 इसलिए मिलता है कि अशोक ने 273 ईसा पूर्व में राजगद्दी को संभाला, लेकिन राजाभिषेक हुआ 269 में। 4 साल के बाद क्या हुआ भाई? तो 273 ईस्वी में अशोक ने गद्दी पर बैठे, लेकिन 4 साल अपने भाई से संघर्ष किया। कहा जाता है ना कि विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक है मुद्रा राक्षस, उसमें ये लिखे हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को वध करके और गद्दी पर बैठा। यानी 4 साल अपने भाई से संघर्ष किया। यानी 273 में तो गद्दी पर बैठ गया, लेकिन 4 साल भाई से संघर्ष किया और पूर्ण रूप से राजाभिषेक करने में 4 साल का समय लग गया। तो यानी 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, राजाभिषेक हुआ 269 में। तो इसलिए 273 से भी मिलता है 269। एग्जाम में कोई एक ही ऑप्शन रहेगा, तो दोनों सही है कि गद्दी में बैठा 273 में, राजाभिषेक हुआ 269 में। बस यही वही 4 साल का जो अंतर है, कंफ्यूजन होता है। समझ में आएगा आप लोगों को? अब देखिए, यानी अशोक राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? अवंती का। क्लियर है? जो कि अभी कहाँ हमारे उज्जैन प्रेजेंट लोकेशन की बात करें तो उज्जैन में पड़ता है। क्लियर? अब देखिए, अशोक जो है, आखिर अशोक का नाम अशोक कैसे क्लियर होगा कि अशोक था? तो अशोक का नाम अशोक यानी अशोक ही है, ये कैसे हम लोग को मालूम चलता है? तो अशोक का नाम जो अशोक है वो है, देखिए, मास्की तथा गुर्जर अभिलेख है। आगे चल के पूरा अभिलेख आपको समझाएंगे अभिलेख क्या होता है। तो यहाँ ये समझिए कि मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की तथा गुर्जर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए, अशोक को एक और नाम से जाना जाता है। देखिए, अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता है, या कहीं कहीं बुक में आपको देव नाम प्रियदर्शी भी मिल सकता है। तो दोनों याद रखिएगा, देव नाम प्रिय या देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। किसको? सम्राट अशोक को। क्वेश्चन आएगा, सम्राट किसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो क्या मारिएगा? सम्राट अशोक को। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए,
अशोक ने धम्म नीति को अपनाया था। यहाँ बहुत अच्छा समझिएगा क्योंकि आपको अच्छा से ताकि माइंड में सेट हो जाए। मैंने क्या बोला कि अशोक ने धम्म नीति का माना। किसको माना? धम्म नीति को। कब माना भाई? तो इसने कलिंग युद्ध के बाद माना है। लिखता हूं यहाँ, इस धम्म नीति को माना। कब माना? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध, कलिंग के युद्ध के बाद इसने धम्म नीति को माना। और कलिंग का युद्ध बोले कब हुआ था? तो ये होता 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। यानी अशोक, समझिए कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा अपने शासन बनने का करीब 8वीं 9वीं साल में। देखिए 69 में तो शासन ये राजगद्दी को तिलक राज्याभिषेक हुआ। 261 में कलिंग का युद्ध लड़ा, यानी करीब 8वें साल। तो जब 8वें साल कलिंग का युद्ध हुआ तो देखिए, मैं अच्छा समझिएगा, कलिंग का युद्ध हुआ अशोक के शासन बनने का 8वीं साल। और उस युद्ध में इतना लोग मारे गए, इतना नरसंहार हुआ कि उसको देख करके सम्राट अशोक जो थे उनका हृदय, आत्मा जो था कांप गया। उन्हें उसके अंदर से ग्वाही दी कि नहीं, मैंने गलत काम किया हूं, ऐसा मेरे को नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्त कलिंग का जो युद्ध था ना, बहुत भयानक युद्ध था, अशोक द्वारा लड़ा गया। और उसी युद्ध को देखते हुए प्रभावित होकर इसने धम्म नीति को अपनाया है। कब? 261 ईस्वी के पास, 261 ईसा पूर्व में। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सम्राट अशोक ने धम्म नीति को कब अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में नरसंहार हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए, जिसके कारण उसने धम्म नीति को अपनाया कि नहीं, गलत चीज है, न मारना, मर्डर करना, काटना, ये बहुत गलत चीज। ने आत्मा सोचा और धम्म नीति को माना। तो क्वेश्चन आएगा, अशोक ने धम्म नीति को कब माना? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। क्लियर है? अब हम चल के देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए इसके बाद आता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके बाद क्या कहते? अशोक ने किस धर्म के माना? बौद्ध धर्म के। और बौद्ध धर्म कैसे माना? अपना मर्जी से? जी नहीं, अशोक ने, एक व्यक्ति थे जिसका नाम था उपगुप्त, यानी अशोक ने उपगुप्त से शिक्षा लेकर के बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा? अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो उपगुप्त से। और उपगुप्त से शिक्षा लेकर के सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाए हैं। और उसी समय, अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का बहुत सारा प्रचलन हुआ, बहुत प्रचार किए। अपने यहाँ तक कि अपना लड़का लड़की को विदेशों में, नेपाल में, श्रीलंका में भी भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार कराए हैं। यानी सबसे जो ज्यादा प्रचार बौद्ध धर्म का हुआ वो हुआ सम्राट अशोक के समय में। और अशोक जो थे बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे। और यहाँ तक कि अपना कहा लड़का महेंद्र, सुमित्रा, वो लोग को बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजे थे। तो यानी कि अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म के सबसे ज्यादा प्रचार हुआ है। और अशोक बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे लिया? तो लिया है उपगुप्त से। क्लियर हो गया? अब चलते हैं आगे पॉइंट। दोस्त अब कुछ हम सामाजिक बात करें मौर्य वंश की, इसके बाद हम आगे हम लोग प्रवेश करेंगे। सामाजिक बात करें तो देखिए, एक पुस्तक है अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य द्वारा लिखा गया है। कौटिल्य द्वारा लिखा अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि मौर्य जो साम्राज्य था वो 4 वर्ग में बटा हुआ था। यानी महोदय जो गुरु थे कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन? चाणक्य। चाणक्य अपने अर्थशास्त्र पुस्तक में यह लिखते हैं कि मौर्य साम्राज्य 4 वर्ग में बटा हुआ था। लेकिन वही एक और पुस्तक आती है जिसका नाम है इंडिका। इंडिका में मेगास्थनीज ने लिखते हैं, मेगास्थनीज बताते हैं कि मौर्य साम्राज्य जो है 4 वर्ग में नहीं, वो टोटल 7 वर्ग में बटा हुआ था। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कौटिल्य के अनुसार मौर्य वंश कितने वर्ग में बटा हुआ था? देखिए कौटिल्य के अनुसार मौर्य वंश कितने वर्ग में बटा हुआ था? तो 4 वर्ग में। लेकिन यही बोलेगा कि मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य वंश कितने वर्ग में बटा हुआ था? तो मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्ग में। अब याद कैसे होगा? तो ट्रिक देखिए, कौटिल्य छोटा नाम है तो छोटा 4, 7 4 से 12 7 है ना। मेगास्थनीज देखिए बड़ा नाम है, बड़ा नाम है तो बड़ा वर्ग, छोटा नाम है तो छोटा वर्ग। यानी कौटिल्य छोटा वर्ड है 3-4 वर्ड का, तो कौटिल्य तो 4 वर्ग में। मेगास्थनीज बड़ा है तो ये हो गए
7 वर्गों में, यानी कौटिल्य के अनुसार 4 वर्ग में मोर समाज बांटा हुआ था और मेगास्थनीज के अनुसार 7 वर्गों में। क्लियर है यहां तक? अब चलते हैं आगे। देखिए यदि हम अर्थव्यवस्था की बात करें, अर्थव्यवस्था में तो दोस्त मौर्य काल में जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार था वो था कृषि, यानी जो भी मेन आधार था, स्रोत था, जो जिसका आमदनी होती है जिस तरह से, यानी कि अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमिक्स की बात करें तो मुख्य आधार था वो था कृषि। लेकिन यही हम बात करें कि प्रमुख उद्योग, यदि उद्योग की बात करें कि मौर्य काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था, वो था वस्त्र उद्योग, यानी कपड़े का उद्योग ज्यादा प्रचलन हुआ करता था। तो बात समझ में आ गया? यानी पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार तो कृषि, और सबसे ज्यादा प्रमुख उद्योग की बात करें तो ये हो गया वस्त्र उद्योग। ये आपको चार्ट समझ में आ गया? अब हम चलते हैं इस तरफ। देखिए मौर्य काल में ऐसा नियम कानून था कि उसी के समय में, देखिए मौर्य काल के समय में ही सोचिए कि सम्राट अशोक ने कैसा कानून बनाए थे। बोलते थे कि देखो भाई, जैसा अब होता है ना कि हर कोई को टैक्स देना पड़ता है, आजकल इनकम टैक्स सभी लोग को देना पड़ता है, जो इसका मतलब ज्यादा इनकम है मेरे को भी इनकम टैक्स देना पड़ता है, मैं भी इनकम टैक्स गवर्नमेंट को देता हूं। लेकिन वही सम्राट अशोक के समय था कि जो उस समय आज जैसा इनकम टैक्स नहीं था कि इतना गवर्नमेंट का रूल है तो इतना लाख में इतना देना है, माना जो भी सो एंड सो रूल है। लेकिन उस समय क्या था कि मान लीजिए कि आपका खेती हो रहा है, 4 एकड़ में खेती हो रहा है, तो बोलेगा हाँ 4 एकड़ में 1 एकड़ का जितना भी राशन पता है मेरे को पहुंचा दो। अब 4 एकड़ में 1 एकड़ पहुंचा दो, 3 एकड़ को रख लो। लेकिन वही किसी व्यक्ति ने 4 एकड़ खेती किया, बोला कि नहीं मैं 1 एकड़ किया हूं और 1 एकड़ के अनुसार उसका 1/4 देंगे, हो सकता है। तो जो लोग ऐसे टैक्स पर झूठा बोलकर चोरी करेंगे तो उस समय अशोक का नियम था कि यदि पकड़ में आ गया उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। आ गया समझ में? देखिए कैसा अशोक का रूल था बनाया हुआ, यानी कि टैक्स पर चोरी करने वालों को मृत्यु दंड की प्रावधान था। कब था भाई? तो मौर्य काल में अशोक के समय। तो देखिए टैक्स पर चोरी करने वाले को मृत्यु दंड का प्रावधान था। कब था? तो मौर्य वंश में सम्राट अशोक के समय में। क्लियर? सम्राट अशोक के समय नहीं और राजाओं के टाइम में भी था, लेकिन इसका प्रचलन मौर्य वंश से ही मिलता है। अब देखिए मौर्य काल के यदि प्रमुख बंदरगाह की बात करें, देखिए जैसे कि आज भी देखिए कि हम लोग अन्य देशों से हर चीज आता है, यहाँ से जाता भी है, आयात निर्यात होते रहता है। तो प्रमुख बंदरगाह की बात करें मौर्य काल के अंतर्गत, तो प्रमुख बंदरगाह का नाम था भंडौचा। क्या? भंडौचा, जो कहाँ है? ये गुजरात क्षेत्र में पड़ता है अभी। यानी मौर्य काल के प्रमुख बंदर कौन था? भंडौचा, जो कि प्रेजेंट में गुजरात में पाया जाता है। क्लियर? अब देखिए कलिंग की जो इसने लड़ाई लड़ी थी तो उसने अपने क्षेत्र को तो विजयी पा लिया था, लेकिन कलिंग की राजधानी पूछता है, बहुत बड़ी एग्जाम पूछा है कि कलिंग की राजधानी कहाँ है। तो यदि दोस्त कलिंग की राजधानी पूछी तो कलिंग की राजधानी तोसली। आने कोई पूछ दे कलिंग की राजधानी कहाँ है, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली थी। क्लियर दोस्त? ये हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए और हम आगे चलते हैं इसका शिलालेख क्या होता है, अभिलेख क्या होता है, अब हम इसको समझते हैं। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं शिलालेख अभिलेख समझाता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, यहां तक तो आपको पूरा समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं आगे कि आखिर शिलालेख क्या होता है। तो शिलालेख से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हम देखिए इसमें मैं उसको बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछता है। फालतू पढ़ने से कोई दोस्त फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने केवल उस शिलालेख को सेलेक्ट किया हूं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम शिलालेख के बारे में जानते हैं। तो अशोक के शिलालेख की हम बात करें तो टोटल 14 शिलालेख था, यानी शिलालेख की बात करें तो टोटल 14 शिलालेख था। अशोक, अब क्वेश्चन पूछेगा तो अशोक के टोटल शिलालेखों की संख्या कितने हैं, देगा 12, 14, 16, 18। तो कितना है शिलालेख? 14, यानी अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। तो 14 में जो एग्जाम में पूछता है उसको मैं आज कवर करता हूं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट प्रथम यानी पहला शिलालेख क्या है? तो पहला शिलालेख में ये बताता है पशु बलि की निंदा के बारे में बात की गई है, यानी ये बताया गया है कि पशु को बलि नहीं दिया जाना चाहिए, ये गलत है, या इसके खिलाफ में बात की गई है। यानी
प्रथम शिलालेख में ये बताया गया है कि पशु बलि को निंदा किया गया है। पशु बलि की निंदा यानी पशु को बलि नहीं देना है, इसके बारे में बात करता है कौन? फर्स्ट अभिलेख। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट अभिलेख आता है वो है चौथा। 2-3 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के दृष्टि से, ना ही कुछ क्वेश्चन पूछता है। अब चलते हैं चौथा अभिलेख में यह बताया गया है कि भारी घोष की जगह धम घोष की चर्चा है। भारी घोष की जगह धम घोष की चर्चा है। अब बोलिए भारी घोष धम घोष क्या है? तो दोस्त इसमें यह बताया गया है कि देखिए कलिंग अशोक थे, कलिंग युद्ध के बाद तो धम नीति को अपनाया था, तो उसने यही कहा है कि कोई भी काम को तलवार के दम पर नहीं करना है, आप धार्मिक माने धर्म के अनुसार करना है, यानी तलवार की जगह पर धर्म की बात की गई है। ये कोई भी काम कानून से यानी किसी को हत्या करके इसे नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं पांचवा अभिलेख क्या है? तो पांचवा अभिलेख में यह बताया गया है कि धर्म को प्रचार करने के लिए माने उसका जो धर्म था कि जैसे चंद्रगुप्त में थी अशोक थे बौद्ध धर्म का अपनाया, तो बौद्ध धर्म का अपनाया तो इसी के लिए प्रचार के लिए इसका धर्म महामातों को नियुक्ति किया गया है। यानी पांचवा अभिलेख में कहता है कि धार्मिक को प्रचार के लिए किसका? धार्मिक जो धर्म था बौद्ध धर्म का जो प्रचार करते थे उसके प्रचार के लिए क्या धर्म महामातों की नियुक्ति की गई थी, इसकी चर्चा मिलता है। क्लियर? अब देखिए 7वां 8वां भी कुछ खास नहीं, दोनों में सेम ही बात मिलता है। इसमें तीर्थ यात्रा का उल्लेख है, यानी आगे चल के मैं बताऊंगा कि अशोक ने कौन कौन से तीर्थ यात्रा भी किए थे। यानी 7वां और 8वां अभिलेख में तीर्थ यात्रा के बारे में चर्चा किया गया। तीर्थ यात्रा जैसे आज भी लोग बद्रीनाथ कहाँ वैष्णो माता कहाँ लोग जाते हैं ना, केदारनाथ तीर्थ यात्रा करते हैं, उसी के बारे में चर्चा तो हम आज है, लेकिन अशोक अभिलेख में उसका चर्चा नहीं मिलता है। उस टाइम पे जो तीर्थ यात्रा था उसके बारे में चर्चा मिलता है कितना? 7वां तथा 8वां अभिलेख से। क्लियर? अब आगे चलते हैं। 13वां अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 अभिलेख इसको कभी मत भूलिएगा, VVI है, VVI पहला और 13वां VVI दोनों को कभी मत भूलिएगा। पहला अभिलेख में क्या है? तो पशु बलि की निंदा की बात की गई है। 13वां अभिलेख में कहा था कलिंग युद्ध एवं हृदय परिवर्तन की बात किया गया है, यानी जो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़े थे उसकी जानकारी अशोक के 13वां शिलालेख से मिलता है। कहाँ? 13वां शिलालेख से मिलता है एवं वहीं से हृदय परिवर्तन की बात मिलता है, जो कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूं कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो था अपने धर्म नीति को अपनाया, हृदय का परिवर्तन कर लिया, क्योंकि बहुत भयानक युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध। उसी टाइम उसको से प्रभावित होकर के धर्म नीति को अपनाया, यानी हृदय को अपना परिवर्तन कर लिया कि नहीं वो गलत रास्ता है, गलत रास्ता पर नहीं चलना है मेरे को। तो 13वां अभिलेख में इसकी चर्चा है। क्या चर्चा है भाई? तो कलिंग युद्ध लड़ा था उसका चर्चा 13वां अभिलेख में है, और साथ ही साथ जो हृदय परिवर्तन की बात की गई जो कि अशोक ने धर्म नीति को अपनाया था, वही हृदय परिवर्तन की बात की गई है। क्लियर? अब देखिए ये तो हो गया हमारा शिलालेख, लेकिन इससे ये जो जितना पढ़े ना इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इसका जो इसके बारे में जानकारी कहां से मिलती है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। कैसे? तो देखिए जो शिलालेख था, तो शिलालेख का सबसे प्रथम खोज किसने किया ये पूछता है। तो शिलालेख के प्रतिभा खोज किए थे पैंथलर। किसने? पैंथलर ने खोज किए थे सबसे पहले। कब किए थे? तो 1750 ईस्वी में। यानी कोई पूछेगा कि अशोक का शिलालेख का खोज कब किया गया था? तो 1750 ईस्वी में। किसने किया था भाई? तो पैंथलर ने किया। कौन? पैंथलर। पैंथलर या पैंथलर सेम ही है, कोई बात नहीं। तो क्लियर हो गया, यानी अशोक के शिलालेख का खोज कब किया गया? 1750 ईस्वी में। किसने किया था? पैंथलर ने। अब इसके बाद आप क्वेश्चन पूछता है, देखिए अशोक को शिलालेख खोज तो हो गया 1750 ईस्वी में कि ये शिलालेख है, लेकिन इससे सबसे पहले पढ़ा कौन था? क्योंकि उसमें अलग अलग भाषा में लिखा हुआ था। तो पूछेगा कि सबसे पहले खोज किसने किया? तो देखिए खोज तो किया था पैंथलर 1750 में, लेकिन पढ़ा कब गया? तो देखिए अशोक को शिलालेख को पहली बार 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। 2 क्वेश्चन निकल के आया। खोज कब हुआ? 1750 में। किसने किया? तो
फैंथलर ने। खोज तो हो गया, लेकिन खोज हो गया ये शिलालेख है, लेकिन इसको पढ़ा कब गया? तो पढ़ा गया 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा भाई? तो जेम्स प्रिंसेप ने इसे पढ़ा था। यही से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। और आगे बात करते हैं कि जितना भी अशोक के शिलालेख थे 14 शिलालेख, वो कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया गया था? तो 4 भाषाओं का ज्यादा प्रयोग किया गया था। कौन कौन भाई? तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। कौन? ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। याद कीजिए, ब्राह्मणी, देखिए ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग किया गया था। शिलालेख जो लिखा गया था यही 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया था। और सबसे ज्यादा पूछे, ये 4 भाषा का प्रयोग किया गया था, लेकिन चारों में सबसे ज्यादा कौन भाषा का प्रयोग किया गया था? तो है ब्राह्मणी भाषा लिपि। यह लिपि था, यानी इस लिपि में लिखा गया था। तो समझ में आ गया अशोक के शिला। अब एक बार रिकॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा, अच्छा से पढ़िएगा। अशोक को शिलालेख का सबसे पहले खोज किसने किया था? तो फैंथलर ने किया था। कब? 1750 ईस्वी में। खोज तो हो गया, लेकिन अशोक के शिलालेख को सबसे पहले कब पढ़ा गया? तो 1837 ईस्वी में। किसने पढ़ा भाई? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। क्लियर? अब बात करते हैं कि शिलालेख। तो शिलालेख में टोटल कितनी भाषा कितनी लिपि में लिखा गया था? तो 4 लिपि। कौन कौन? ब्राह्मणी, देखिए ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखा गया है। क्लियर? यदि ये पूछते हैं कि चारों भाषा में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका किया गया है? तो किया गया है ब्राह्मणी लिपि का। क्लियर? तो ये हो गया हमारा का शिलालेख के बारे में टोटल जानकारी आपको हम दे दिए। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं बताऊंगा आगे स्तंभ क्या होता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, स्तंभ बताता हूं। चलिए दोस्तों, यहां तक तो आपको क्लियर है। अब चलते हैं क्या? स्तंभ की तरफ। तो दोस्त, यदि अशोक के स्तंभ की हम बात करें तो टोटल 7 स्तंभ था। कितना? 7 स्तंभ। जो फेमस है उसको मैं बता रहा हूं। यदि टोटल स्तंभों की संख्या पूछे तो टोटल स्तंभ कितना? 7। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक के कुल स्तंभों की संख्या, तो 7। अब देखिए, 7वां सबसे एक इंपॉर्टेंट स्तंभ है क्या? सारनाथ का स्तंभ। क्या? सारनाथ का स्तंभ। सारनाथ का स्तंभ में क्या खास है भाई? तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें उस स्तंभ जो बनाया गया है, उस स्तंभ में 4 सिंह का, 4 शेर का फोटो है। 4 शेर का फोटो कैसे? तो जैसे है ना, एक चारों तरफ से, जैसे आप एग्जाम्पल में ब्रह्मा जी का फोटो देखे होंगे कि ब्रह्मा जी के जो मुड़ी होता है चारों तरफ से होता है ना, वैसे ही जो शेर का है वो चारों तरफ से शेर, ऐसे शेर हो गया, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, चारों तरफ से शेर का फोटो है। कितना? 4। तो सारनाथ के अशोक स्तंभ में कितना? 4 सिंह की संख्या है। और जो 4 शेर है ना, उस शेर के नीचे 4 गो जानवर का भी, उसमें 4 जानवर का भी फोटो है। 4 जानवर कौन कौन सा है? तो घोड़ा, हाथी, शेर और बैल का फोटो है। देखिए 4 शेर की संख्या था, उसके नीचे 4 जानवर, घोड़ा, हाथी, शेर, बैल। आपको याद कैसे होगा? घोड़ा, हाथी, शेर, बैल। तब ट्रिक है हेलो। क्या? हेलो ट्रिक याद रखिए। H से हॉर्स, E से एलिफेंट, L से लायन, O से ऑक्स, यानी 4 गो ये जानवर का चित्र अंकित है। हाँ, उस जानवर के नीचे अशोक का चक्र है, और उस अशोक चक्र में 24 तिलियों की संख्या है। अब समझिए कैसे। ये देखिए, ये हो गया सी, हो गया चारों तरफ से, एक ये सी हो गया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक पीछे, 4 सी की संख्या हो गया। उस सी के जो संख्या है उसके नीचे यहाँ पे 4 गो जानवर का फोटो मिलता है। 4 गो जानवर का चिन्ह है। कौन? हॉर्स, एलिफेंट, लायन और ऑक्स। और उस जानवर के नीचे ये अशोक चक्र ऐसे बना है, अशोक चक्र। और इस अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। कितना? 24 तिलियां हैं। और हमारा जो राष्ट्रीय जो अशोक स्तंभ है, हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह यही सारनाथ स्तंभ से ही लिया गया है। तब से कितना अच्छा बात सीखे, यानी जो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, वो कहां से, कहीं और से नहीं, यही राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। जो आप देखेंगे वो 4 तरफ से बाघ का फोटो ऐसे दिखता है,
और उससे जो नीचे जो चक्र वगैरह है 24 तिली, यही सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। तो समझ में आ गया सारनाथ स्तंभ क्या है, क्लियर हो गया। एंड 4 सिंह के नीचे 4 जानवर का चर्चा है। कौन? शेर, देखिए घोड़ा, हाथी, शेर और बैल का, और उस जानवर के नीचे एक अशोक चक्र है जिसमें तिलियों की संख्या 24 है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। एक आता है गुहा लेक, और बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है गुहा लेक क्या होता है भाई। तो गुहा लेक ये कहिए या गुहा बिहार कहिए, ये सेम है। गुहा लेक क्या होता है ना दोस्त, गया की एक बराबर की पहाड़ियां है। गया में बराबर की पहाड़ी में स्पष्ट लिख दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देख गया में इसे बराबर की पहाड़ियां है, उस पहाड़ को कटवा करके आजीवक यानी जो बौद्ध के जो लोग जो धर्म के जो लोग थे उनको रहने के लिए उस पहाड़ को कटवा करके अशोक ने रहने के लिए निवास स्थान बनाया जाता है गया था, उसी को गुहा लेक या गुहा बिहार के नाम से जाना जाता है। क्लियर आया? क्लियर समझ में? यानी गुहा लेक गुहा बिहार क्या है, तो गया में स्थित बराबर को पहाड़ियों को कटवा करके अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए निवास स्थान बनाया गया है, उसे गुहा लेक या गुहा बिहार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए अशोक के जो एक पुत्र थे जिसका नाम था दशरथ, अशोक के पुत्र थे जिसका नाम था दशरथ। दशरथ द्वारा भी नागार्जुन को पहाड़ियों को कटवा करके, नागार्जुन को पहाड़ को कटवा करके गुफा का निर्माण किया था। उनका एक लड़का था अशोक जिसका नाम था दशरथ, उसने भी देख करके सोचा अरे मैं भी कुछ काम कर लूं, तो उसने भी नागार्जुन को पहाड़ियों को कटवा करके गुफा का निर्माण करवाया। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं आगे। स्तूप क्या होता है? स्तूप देखिए स्तूप क्या होता है तो कि कोई व्यक्ति की जैसे मृत्यु होने के बाद जो शव वगैरह जो रखते हैं ना, वहीं पे जिसे उसको स्तूप बोलते हैं। और स्तूप करीब लगभग ऐसे होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे होता है, इस शंकु आकार का ऐसे बना होता है। मैं ऑलरेडी गया हूं स्तूप में, इसलिए मैं बता रहा हूं। स्तूप कोई इस तरह का होता है, स्तूप ऐसे इस तरह का स्तूप होता है। तो ये कहा गया है स्तूप का मतलब क्या कि जिससे लोग कोई भी लोग मर गया, कुछ स्वर्गवास हो गया, तो उनको जो कुछ अस्थियां को ला करके रखा जाता है कहाँ? स्तूप में। तो जैसे कि जो मेन जो बात है, जिससे सांची का स्तूप, भरहत स्तूप इत्यादि और भी 1-2 स्तूप हैं जिसका निर्माण अशोक द्वारा कराया गया है। यानी मेन 2 ही पूछता है, यानी सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो सम्राट अशोक ने। भरहत स्तूप का निर्माण किसने कराया? तो अशोक द्वारा किया गया है। ये जो सांची का स्तूप है ना, ये एमपी में है, एमपी में। सांची का स्तूप कहाँ है? एमपी में है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा किया गया है। अब देखिए एक आता है राज्य प्रसाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुत लोग कम जानते हैं कि राज्य प्रसाद है क्या। तो दोस्त राज्य प्रसाद कुछ और नहीं, राज्य प्रसाद किसको कहते हैं? तो राज्य प्रसाद मौर्य काल में, माने मौर्य काल में एक महल था, मौर्यकालीन समय में एक महल था जिसे राज्य प्रसाद कहा जाता था। राज्य प्रसाद क्या है? एक महल है। राज्य प्रसाद क्या है? एक महल है जिसको राज्य प्रसाद कहते हैं। ताकि उसका खासियत क्या है? तो खासियत ये है कि उस राज्य प्रसाद में, उस महल में राज्य प्रसाद क्या था? तो मौर्य काल का एक महल था जिसमें 80 स्तंभ, यानी राज्य प्रसाद जो महल था उसमें 80 स्तंभ यानी 80 पिलर की संख्या था, जो कि पत्थर का बना हुआ था। सोच लीजिए उस टाइम भी पत्थर से बनाया था लोग, यानी कि जो पिलर की संख्या था वो पत्थर से बनाया गया था। लेकिन उसका जो छत था ना, उसका छत एवं फर्श का निर्माण लकड़ी से हुआ था। समझ में आया? यानी राज्य प्रसाद क्या था? तो राज्य प्रसाद देखिए ठीक से समझिए, राज्य प्रसाद क्या था? तो राज्य प्रसाद मौर्य काल का एक महल था। राज्य प्रसाद क्या था? तो मौर्य काल का एक महल था उसमें 80 पिलरों की संख्या थी, जो कि 80 जो पिलर यानी स्तंभ जो कि पत्थर का बना हुआ था, एवं उस महल का लकड़ी तथा छत तथा फर्श लकड़ी का बना हुआ था। क्लियर है? जिसे राज्य प्रसाद के उस महल को राज्य प्रसाद के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं।
चलिए दोस्त, इसके बाद हम लोग अशोक के धर्म प्रचार के बारे में बात करते हैं कि आखिर उसने बौद्ध धर्म के स्वीकार किए तो इसके लिए उसने क्या क्या किया। तो दोस्त, अशोक, मैं पहले भी बता चुका हूं कि अशोक ने धर्म के टाइम में ही बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचार हुआ और प्रचार के लिए उसने धर्म महामातों को नियुक्ति किया। अपने लड़का लड़की पूरा सेना अपने मंत्री सभी लोग को मतलब माध्यम से सभी लोग को बोल करके पूरा इस धर्म को प्रचार किया। तो एक क्वेश्चन बहुत फेमस पूछता है, क्या पूछता है, ये आता है, देखिए अशोक के धर्म प्रचार की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, अशोक ने अपने मैंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना पुत्र, उसका पुत्र के नाम था जिसका महेंद्र, एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब सोचिए, भारत में ये सब काम हो रहा है और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए विदेशों में भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार करता था। जैसे अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। देखिए पहली पॉइंट, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए कहां, श्रीलंका भेजा था। यानी विदेशों में भी इसने धर्म को प्रचार करवाता था। इतना ही नहीं, जो इसकी लड़की थी संघमित्रा, जो लड़की थी इसके श्रीलंका के साथ साथ नेपाल भी भेजा था। कहां, नेपाल। यानी अपने पुत्री संघमित्रा को, पुत्र को श्रीलंका भेजा, फिर आने के बाद अपने जो पुत्री थी संघमित्रा उसको नेपाल भी भेजा था कि जा अपने बौद्ध धर्म को प्रचार करो। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब ऐसे होते रहा, अशोक बहुत महान कार्य किए, बौद्ध धर्म को अपनाया, बहुत सबको अच्छा से चल रहा था। तो आखिर हर किसी का लास्ट टाइम आता है, अपने अंतिम समय में इसने क्या क्या किया, काम किया। तो देखिए अपने शासन का 10वां वर्ष, 9वां वर्ष तक कलिंग का युद्ध हुआ था, 10वां वर्ष कलिंग युद्ध के बाद धम्म नीति को अपनाया, तो 10वां वर्ष उसने बोध गया का धर्म यात्रा किया। यानी अशोक ने अपने शासन का 10वां वर्ष बोध गया का यात्रा किया, धर्म यात्रा किया, जो कि अशोक का फर्स्ट धर्म यात्रा था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अशोक का फर्स्ट धर्म यात्रा कौन था, तो अशोक का पहला जो धर्म यात्रा था वो था बोध गया का। कब, अपने शासन का 10वां वर्ष सम्राट अशोक ने बोध गया में धर्म प्रचार के लिए यात्रा किया था। अपने शासन का 10वां वर्ष फर्स्ट इसका जाता था धर्म यात्रा। तो क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्लियर हो जाइएगा। यानी अशोक ने अपने शासन का 10वां वर्ष से धर्म यात्रा के लिए बोध गया था। क्लियर है। अब देखिए इसके बाद आता है ये 10वां वर्ष। यदि 20वें वर्ष की बात करें तो अशोक ने अपने शासन का 20वें वर्ष धर्म यात्रा तथा टैक्स को कम करने के लिए एक धर्म यात्रा किया था। कहां का, लुम्बिनी का। तो देखिए कितना फेमस क्वेश्चन है। अशोक ने अपने शासन का 20वां वर्ष टैक्स तथा टैक्स तथा को कम करने के लिए, धर्म यात्रा टैक्स को कम करने के लिए कहा, लुम्बिनी की यात्रा किया था। कौन, अपने शासन का 20वां वर्ष। अब देखिए आता है नेक्स्ट धर्म यात्रा का क्रम। यानी अपना अंतिम समय में इसे धर्म यात्रा करता था, क्योंकि उसने कलिंग युद्ध के बाद हृदय का परिवर्तन हुआ था, धर्म यात्रा बहुत करता था। तो एक पूछता है क्वेश्चन कि अशोक का धर्म यात्रा का क्रम क्या था। तो इसका क्रम की हम लोग बात करें तो देखिए सबसे पहले धर्म यात्रा के लिए कहा गया, गया में गया था। पहली कहा गया था, गया में। गया के बाद दूसरे नंबर कुशीनगर के बाद 3 नंबर पर लुम्बिनी, फिर 4 नंबर पर तक्षशिला, 5 नंबर सारनाथ और 6 नंबर कपिलवस्तु। यानी ऐसे धर्म यात्रा का इसका क्रम था। पहले कहाँ गया, तो फर्स्ट में गया के बाद कुशीनगर के बाद लुम्बिनी के बाद तक्षशिला के बाद सारनाथ और सारनाथ के बाद कपिलवस्तु। इसका धर्म का ये यात्रा का क्रम रहा। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खास बातें अशोक से। एक पूछता है कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक के उत्तराधिकारी का है ना, वो था कुणाल। अशोक के उत्तराधिकारी कौन थे, कुणाल थे। एक बात और क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य जो साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य जो मुद्रा था, यानी जो मुद्रा का प्रचलन हुआ था, उस मुद्रा को क्या कहा जाता था। हम लोग मुद्रा क्या है, रुपया है। बंगाल के मुद्रा क्या है, उधर बांग्लादेश का टाका है। ऐसे करके
जो वहां का मुद्रा था कौन था, तो उसका क्या था, पन। यानी मौर्य साम्राज्य के जो मुद्रा था वो था पन। अब अशोक के एक समकालीन थे, अशोक के एक समकालीन थे जिसका नाम था तुर्मय। ये क्या था, अशोक के उत्तराधिकारी, यानी उत्तराधिकारी पूछे तो कुणाल। अशोक के समकालीन कौन थे, तो ये थे तुर्मय। और तुर्मय कौन थे, मिस्र के राजा हुआ करते थे, जो क्या थे, इसके समकालीन थे। ये हो गया दोस्त अशोक के बारे में। इससे ज्यादा आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इतना आप याद कर लेते हैं ठीक से। आपको और बेहतर होने के लिए वीडियो को एक बार और देख लो, एक दो बार और देख लीजिएगा ना, आपका माइंड में पूरा सेट हो जाएगा। अब फिर एग्जाम में क्वेश्चन छूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। अब देखिए, ये हो गया मौर्य अशोक का। धीरे धीरे यहाँ से अशोक का मृत्यु हो जाती है और इसके बाद कई छोटे छोटे राजाओं आते हैं। कई, देखिए 232 में इसका मृत्यु हो जाता है। 32 के बाद कई छोटे छोटे राजा आता है, उस जो कि इंपॉर्टेंट कोई खास नहीं है, एग्जाम में वहां से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं इसका जो मौर्य सम्राट था इसके लास्ट टाइम में, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट जो इसका शासक आता है मौर्य वंश का, वो है बृहदत्त। तो बृहदत्त के बारे में बात करते हैं। तो बृहदत्त इनका शासनकाल 185 ईसा पूर्व, यानी 185 ईसा पूर्व में अपने गद्दी को संभालते हैं। कोई विशेष नहीं रहा है, गद्दी को संभालते हैं, इतना योग्य शासक नहीं थे, अंतिम यही थे। इनका एक सेनापति था। देखिए बृहदत्त कौन थे, तो बृहदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक थे और बृहदत्त की एक सेनापति हुआ करते थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। बृहदत्त के सेनापति थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, और खुद बृहदत्त के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने ही बृहदत्त को जान से मार देता है, हत्या कर देता है और मार करके खुद शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। तो बृहदत्त से कितना क्वेश्चन पूछता है यही याद रखिएगा। यानी बृहदत्त से क्वेश्चन पूछिए तो बृहदत्त के शासनकाल 185 ईसा पूर्व। बृहदत्त मौर्य काल का सबसे अंतिम शासक हैं और बृहदत्त का जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को हत्या कर देता है और हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर देता है। इसके बाद मौर्य वंश का यहां से पतन हो जाता है। क्लियर हो गया? एक बार और ध्यान से देख लीजिए। बृहदत्त की शासनकाल 185 ईसा पूर्व। बृहदत्त ने मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक थे और बृहदत्त का एक सेनापति हुआ करते थे जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। तो पुष्यमित्र शुंग इनका सेनापति थे। खुद इनका सेनापति ही बृहदत्त को हत्या कर देता है, जान से मार देता है और जान से मार करके और खुद पुष्यमित्र शुंग ने एक अलग शुंग वंश की स्थापना करता है और यहां से मौर्य वंश का पतन हो जाता है। दोस्त आज हम लोग मौर्य वंश को पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। कल जो हमारा होगा अभी शुंग वंश, आगे शुंग वंश, तो कल हम लोग करेंगे शुंग वंश। मौर्य काल इतना अच्छा से आपको पढ़ाए हैं कि आपसे इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। दोस्त मैं यही चाहता हूं कि आप यदि एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा दिया, या तो एग्जाम हॉल में इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा नहीं, और आ गया तो इससे बाहर जाएगा नहीं। तो याद कीजिए कि इससे आ जाए ताकि इससे बाहर ना जाए। दोस्त कहां से क्वेश्चन पूछेगा, आप एक बार और वीडियो को देख लीजिए, 100% आपको पूरा क्वेश्चन कवर में आ जाएगा। और दोस्त जो दोस्त पिछले वीडियो नहीं देखे हैं भाग 1 भाग 2, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि पूरा मौर्य वंश आपको अच्छा से कवर हो जाए। तो हमारा मौर्य वंश यहाँ समाप्त होता है। कल हम लोग मिलते हैं शुंग वंश को लेकर के। तो ठीक है दोस्त, ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोग पढ़ें और सभी लोग अपने मुकाम को पा लिए। ठीक है दोस्त, मिलते हैं तब कल अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।